कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसका नंबर 571 होता है। वह एक उरुग्वे रग्बी टीम को साउथ अमेरिका से सैंटियागो, चिली की तरफ ले जा रहा होता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स हैं और जब यह प्लेन एंडीज पर्वतों के ऊपर से उड़ रहा होता है तभी यह एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है जिससे प्लेन एक बड़ी चट्टान से टकराता है। प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। आगे वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स हैं वह बर्फ में घिसकर बहुत आगे तक चला जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं और जो इसमें बचते हैं वह बहुत मुश्किल से अपने आप को सेटल डाउन करते हैं। वे पायलट के पास जाते हैं लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी होती है। अब जो लोग बचे हैं वह एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तापमान और भी ज़्यादा गिरने लगता है। ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्लेन का वह हिस्सा जो अब भी खुला हुआ है वहाँ से बर्फीली हवाएं अंदर आती हैं। कुछ लोग बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे बच नहीं पाएंगे। बाकी लोग उन्हें समझाते हैं और इसके बाद ये प्लेन के खुले हिस्से को सामान और मृत शरीरों से बंद कर देते हैं। अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि तूफान थम चुका है लेकिन अब कुछ और लोग मारे जा चुके हैं। वे सब बाहर आते हैं। बाहर अब इतनी ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकल चुकी है, लेकिन उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस जगह पर वे ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। उनके पास जो भी खाने का सामान होता है वह सब उसे इकट्ठा करते हैं और खाने के लिए बांटते हैं। उन्हें पता है कि अब तक सरकार को यह पता चल चुका होगा कि उनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्दी उनके लिए मदद आएगी, इसलिए सब यहाँ मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जहाँ उनका प्लेन क्रैश हुआ है वह एक वैली होती है। चारों तरफ चट्टानें हैं जिससे यहाँ से निकलना आसान नहीं होता। तभी उन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है जिसे देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यह उन्हें ढूंढने आया है। लेकिन वह प्लेन इतनी दूर से उड़ रहा होता है कि इसे वे नहीं देख सकते। सब चिल्लाते हैं लेकिन प्लेन उनके सामने से चला जाता है। अब उन्हें यहीं किसी तरह से जीवित रहना होगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद एक लड़के जिसका नाम नंडो है उसे होश आता है। होश आते ही वह अपनी बहन के पास जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसे अपनी बहन से पता चलता है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वह टूट जाता है। उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, इसलिए वे बर्फ़ को पिघलाते हैं। साथ ही वे बहुत बड़ा एक्स का साइन बनाते हैं ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई प्लेन इसे देखकर जान सके कि बचे हुए सर्वाइवर यहाँ हैं। अगले दिन एक और प्लेन उन्हें ढूंढने आता है जो बहुत दूर होता है। इसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बैग से एक्स का निशान बना दिया है। उन्हें लगता है कि प्लेन एक्स का निशान देख लेगा। साथ ही उनके पास जो मिरर होता है उससे वे सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि उसका रिफ्लेक्शन प्लेन तक पहुंचे और पायलट को पता चल जाए कि वे यहाँ हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। प्लेन एक बार फिर वहां से चला जाता है। वे समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट को उनकी लोकेशन का पता ही नहीं है। अब वे तय करते हैं कि प्लेन का दूसरा हिस्सा जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था वहां तक पहुंचेंगे क्योंकि उसमें बैटरी है। अगर वे बैटरियों को यहाँ ला लें तो संभव है कि रेडियो के जरिए किसी से संपर्क कर सकें। अब कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि बैटरियों को लाया जा सके। लेकिन जब भी वे ऊपर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि जिस जगह उनका प्लेन है वह बहुत गहराई में है और इसलिए रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं देख सकती। जब वे ऊपर जाते हैं तो बर्फ खिसकने लगती है, इसलिए सबको वापस लौटना पड़ता है। इसी तरह से 7 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म हो चुका होता है। न तो यहाँ पेड़ पौधे हैं न ही कोई जानवर, इसीलिए अब उन्हें खाने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। वे पत्थरों पर जमा मॉस को खाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह इतना बेस्वाद होता है कि वे उसे नहीं खा पाते। एक दिन फर्नांडो कहता है कि अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने मृत साथियों को भी खाना पड़े तो मैं वह भी करूँगा। कुछ लोग इससे सहमत होते हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि यह नैतिकता के विरुद्ध है और ऐसा नहीं कर सकते। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनकी भूख बढ़ती जाती है। वे अपनी सिगरेट और जूतों के लेस तक खाना शुरू कर देते हैं। हफ्ते बीत जाने के बाद उनकी हिम्मत टूट जाती है। फर्नांडो की बहन जिसकी हालत बहुत ख़राब थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फर्नांडो ने इस एक्सीडेंट में अपने माता पिता और बहन को खो दिया और अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। इसलिए जो उनके पास हैं उनके मृत साथी और उनकी बॉडीज़, उनसे ही वे अपना काम चलाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बर्फ़ में दबा हुआ एक बैग मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें रेडियो होता है।
रेडियो को ऑन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें सिग्नल्स नहीं हैं, इसीलिए वे एक एंटीना बनाते हैं। उस एंटीना की मदद से सिग्नल्स आने लगते हैं। वे रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं और पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज़्यादा बार रेस्क्यू टीम भेजी थी, लेकिन कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब इन्हें ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस प्लेन क्रैश में कोई नहीं बचा था। ये सुनकर ये सब के सब हताश हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। इन्हें ढूंढने के लिए अब यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। साथ ही यहाँ पर 5 लोग जो मांस नहीं खा रहे थे, अब उन्हें भी वही काम करना पड़ता है जिसके वह खिलाफ थे। अगले दिन इनमें से 3 लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए चट्टानों के ऊपर की तरफ जाते हैं। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है, इसीलिए ये एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन ऊपर बर्फीली हवाएं होती हैं जिसमें इन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह मजबूरी में इन तीनों को वापस नीचे आना पड़ता है। ये बताते हैं कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, ऊपर बर्फीली हवाएं हैं। अब रात को ये सब के सब जब प्लेन के अंदर होते हैं, तभी इनके प्लेन के अंदर बहुत सारी बर्फ आ जाती है। बहुत सारे लोग प्लेन के अंदर बर्फ में दब जाते हैं। ये अपने साथियों को निकालते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर बर्फ में एक लेडी की मृत्यु हो जाती है। अब इससे पहले कि अपने आप को संभाल पाते, तभी इन्हें अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये समझ जाते हैं कि बर्फ का तूफान इन तक पहुंच चुका है, और तभी बर्फ का तूफान इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। यह तूफान इतना खतरनाक होता है कि इसमें कुछ और लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर एक लड़का जिसका नाम न्यूमा है, वह अपना कंट्रोल खो देता है। वह प्लेन की खिड़की पर जोर जोर से मारने लगता है। ये सब के सब, यानी कि इनका पूरा का पूरा प्लेन अब बर्फ के नीचे दफन हो चुका है। न्यूमा की लगातार कोशिश की वजह से कांच का एक टुकड़ा उसके पैर के अंदर चला जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह लगातार कोशिश करता ही चला जाता है और कई घंटों की मेहनत के बाद वह बर्फ की सतह तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अंदर जितने भी लोग होते हैं जो बच गए हैं, वह सब के सब बाहर आ जाते हैं। न्यूमा देखता है कि उसका पैर जहां से कांच से कटा था, अब वह पूरी तरह से जम चुका है। उसे वहां पर कोई दर्द नहीं हो रहा होता। अभी सब के सब प्लेन के चारों तरफ की बर्फ को हटाकर उसे बाहर निकालते हैं। इनके एक साथी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हालांकि ये उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसे सीपीआर देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी जेब में एक लेटर भी होता है जो उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था। ये उस लेटर को अपने पास रख लेते हैं। इन्हें पता है कि अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें निकलने के लिए एक बार फिर से यहाँ से कोशिश करनी होगी। इसीलिए 36 दिन बीत जाने के बाद न्यूमा अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ चलता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद न्यूमा गिर जाता है और जब उसके साथी उसके पैर के जख्म को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वह तय करते हैं कि वह न्यूमा को नीचे ले जाएंगे। न्यूमा कहता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, मैं अपने आप ही वापस चला जाऊंगा। अब न्यूमा के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद यह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर प्लेन का पिछला हिस्सा है जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था। उसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने बाकी साथियों को भी ऊपर बुला लेते हैं और अब ये देखते हैं कि प्लेन के उस हिस्से में बहुत सारे कपड़े, साथ ही खाने का सामान भी है और वह बैटरीज भी हैं जिनकी इन्हें तलाश थी, ताकि यह रेडियो को ऑन करके गवर्नमेंट को मैसेज भेज सकें। लेकिन जब ये रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि रेडियो ख़राब है। अब न्यूमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए वह खाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वह शायद नहीं बचेगा और वह